रोजगार 10 लाख देंगे और वो बता नहीं पा रहे हैं कि 10 लाख हम कहाँ से देंगे। बता दें कि 10 लाख कहाँ से, हम तो बता रहे हैं कि 19 लाख कहाँ से। यही सवाल था मेरा। 19 लाख आपने भी वादा किया बीजेपी ने, और नीतीश कुमार ने कहा है देखने को मिलेगा, हो सकता है फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। पप्पू यादव कोरोना काल में बांटा है उन्होंने। पप्पू यादव तो अनप्रेडिक्टेड आदमी है वो। कब अब जो गड्ढे हैं उनको अगर हम आएंगे तो हम भरेंगे। हम जानते हैं कि जिन्हें गड्ढा करना काम है वो गड्ढा करते हैं, जिन्हें उन गड्ढों को भर करके जीवन को सहज बनाने का काम करना है वो यह काम करते हैं, और मुझे यह काम करना है। अब की बार तो उम्मीदवार भी चेंज हो गए। राजद ने सम्मान है। उपेंद्र कुशवाहा से आपने शुरुआत किया था, उपेंद्र कुशवाहा थर्ड फ्रंट की ओर चले गए, पप्पू यादव अलग राग अपना लिए। उपेंद्र कुशवाहा अब बता सकते हैं इसको कि क्यों आए, क्यों चले गए। उनका आना और जाना वो खुद नहीं जानते। वैद्य समाज से अमित शाह आते हैं तो वैद्य समाज अब इनको देख रहा है क्या? वैद्य समाज अपने प्रधानमंत्री को देखेगा ना, कि वैद्य समाज अब हाकिम प्रसाद को देखेगा। आप लोग भी कहाँ कहाँ की बात उठा के लाते हैं। अभी देश में आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ गया है, कई सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के साथ रणभूमि में उतर चुकी है। रणभूमि की बात करें तो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती यानी कि आरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि 15 सालों तक यहां से बीजेपी के उम्मीदवार ने बाजी मारी और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह की, जिन्होंने लगातार जीत दर्ज की है इस विधानसभा क्षेत्र से। दूसरी तरफ बात करें तो पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें राजद यानी कि महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। उस समय का परिप्रेक्ष्य जो था वो अलग था, क्योंकि उस समय जदयू और राजद एक साथ थी। इस बार का परिप्रेक्ष्य अलग हो चुका है। जब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ तब तक इस बार का परिप्रेक्ष्य अलग है, क्योंकि इस बार एनडीए में जदयू है, भाजपा है, वीआईपी है और हम हैं। तो चलिए हम बात कराते हैं इस खास मुलाकात में। चुनाव से पहले ही रात के 11 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं भाजपा कार्यालय में। चुनावी माहौल है तो नेताजी दिन भर आज बाहर निकले हुए हैं, थके हुए हैं, हम भी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक का डिमांड है कि अमरेंद्र प्रताप सिंह की बातें उन तक जरूर जाए चुनाव से पहले। आखिर इनका क्या एजेंडा है और विपक्ष का किस तरीके से जो आरोप लगा रही है बीजेपी या अमरेंद्र प्रताप सिंह को, तो वो भी खुलकर आए। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और टिकट मिला आपको, इंटरव्यू हमारा चला था आपके साथ, उसके बाद आपको टिकट मिला। ढेर सारी बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थक गए हैं अभी कि अभी भी जोश है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं आरा को? अभी आप चुनावी कैंपेन में जा रहे हैं, क्या माहौल है आरा का? आरा के लोग उत्साहित हैं एनडीए के उम्मीदवार के प्रति। ठीक है ना? एनडीए के उम्मीदवार के प्रति उनके मन में अच्छे भाव हैं। उनके शब्दों को हम सुन रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तो एक ही बात वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है केवल एनडीए से। एनडीए का ही विकास का एजेंडा है, बाकी जो विपक्ष है उसमें विकास का एजेंडा उसके पास कुछ है नहीं। थोड़ी दलील दे सकते हैं, विकास का एजेंडा नहीं है उनके पास। तो जनता को ये विश्वास हो जाना कि हमारा यही पक्ष विकास करेगा और यही हित चाहता है और इसी से हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा, तो लोकतंत्र में उसकी ऐसी ही जीत हो जाती है। इसी भाव, ये भाव जब पैदा हो जाता है तो वो जीत जाता है जनता के। इसका मतलब है कि जनता का दिल उसने जीत लिया, और जब दिल जीत लिया तो वो वोट भी देंगे। अच्छा, आप पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं,
अभी भी बिहार में जातिगत राजनीति होती है, क्या माहौल है बिहार के लोगों का, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार के लोग? देखिए, खासकर आ रहा बाई या लार्ज लोग अब जात पात में विश्वास नहीं रखते, वो टूट रहे हैं। जातियों के बंधन तो शादी विवाह में टूट गए, तो वोट देने के लिए अब कोई बंधन नहीं है कि नहीं हम ये हैं, ये जाति का मिला के उस जाति का मिला के। लेकिन कुछ पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, तो जातियों के हिसाब से चेहरा खड़ा करना, उन चेहरों को जोड़ करके समीकरण बनाना, ये उनकी ये है, फितरत है। लेकिन जनता अब इन बातों को पसंद नहीं करती। जातिवादी नेताओं का या जातिवादी जो इस प्रकार के जो दल हैं, उन दलों को जनता रिजेक्ट कर रही है। ऐसे दलों को जनता स्वीकार नहीं करती। कहा जाता था कि बिहार में एमवाई समीकरण राजद का होता है, कितना हद तक वो टूटा? देखिए, एमवाई समीकरण का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव में, विगत लोकसभा के चुनाव में नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से कैंडिडेट थे, विपक्ष के, वो ज्वाइंट कैंडिडेट थे। 2 जगह से उन्होंने चुनाव। कहा जाता है कि वहाँ कुशवाहा और यादव एक साथ वोट दे देंगे तो कोई उसको हरा नहीं सकता, और दोनों साथ में थे। और 3 लाख से अधिक वोट से नित्यानंद जीते पार्लियामेंट का चुनाव, 3 लाख से अधिक। अब आप समझ सकते हैं कि 3 लाख से अगर जीत गए वो, तो कौन से वोट से जीत गए? वहाँ यादवों ने भी वोट दिया, वहाँ उनको कुशवाहा लोगों ने भी वोट दिया, तब इतना बड़ा मार्जिन से वो जीत पाए। मतलब जाति टूटी, इसलिए जाति बंधन तो लोग तोड़ करके लोकसभा में ही दिखा दिया, और लोग जो है वोट अब देने लगे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहता है ना माई समीकरण है, तो माई समीकरण के लोग हमको बुला रहे हैं, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, समय इतना कम है। इसलिए इस बात को आप जानिए कि जातीय बंधन में बांध करके और समीकरण बना करके चुनाव लड़के और चुनाव जीतने की जो प्रथा स्थापित है पहले से, तो वो सब मिथक अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। और उनका जो ये सोचना था कि इस प्रकार से समीकरण बना करके हम चुनाव जीत लेंगे, तो कई बार उनको धक्का लग चुका है। ये अंतिम धक्का है, इसमें एनडीए से पराजित होंगे। आगे फिर कोई शेष अब उनको नई नीति बना करके और चुनाव में आने का साहस नहीं होगा। इसके बाद जो राष्ट्रीय जनता दल है, आज तो संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा दल है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा और अनेक टुकड़ों में, और उन टुकड़ों में बढ़ जाएगा और किसी दल के साथ उनका मर्जर भी हो सकता है। आगे आने वाले चुनाव में अब कोई आरजेडी का, कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दूसरी तरफ बात करें कि आपने कहा कि आरजेडी का अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन वादे उन्होंने कर दिए 10 लाख के, 10 लाख नौकरियां का वादा किया है उन्होंने, और कहा है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी और पहला साइन जो होगा वो नौकरी का होगा। देखिए, तेजस्वी आप जानते हैं 8वां पास आदमी है, उसको इससे मतलब नहीं है कि हम जो कह रहे हैं, तो आखिर लोग पूछेंगे कि आप कहाँ से 10 लाख की नौकरी देंगे, तो बताइए, अपनी योजना बताइए, तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन इसलिए जोर जोर से बोल रहा है कि कुछ लोग झांसे में आ जाएं, वोट मिल जाए, और कोई बात नहीं। उन्होंने शिक्षक का रिक्त बहाली का हवाला दिया कि शिक्षकों की रिक्त बहाली है, उसको भी हम भरेंगे और भी कुछ करेंगे। देखिए, अभी तो वो सब कहेंगे कि भरेंगे, लेकिन 1990 से 2005 का इतिहास क्या कह रहा है?
15 वर्षों का उनका जो दौर था शासन का, उसमें क्या क्या हुआ, कितने लोगों को नौकरी दिए, कितना रोजगार हुआ, कितना रोजगार का सृजन किया, सब कुछ है। तो इसलिए अब ये आप कह रहे हैं कि ये रोजगार 10 लाख देंगे और वो बता नहीं पा रहे हैं कि 10 लाख हम कहाँ से देंगे। बता देंगे 10 लाख कहाँ से, हम तो बता रहे हैं कि 19 लाख कहाँ से। यही सवाल था मेरा। 19 लाख आपने भी वादा किया है बीजेपी ने, तो और नीतीश कुमार ने कहा है कि ये जो स्टेट है ये समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो बाहर से नहीं आती हैं, और यहाँ पे जो जॉब की जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस पे आप क्या कहें, आपके एनडीए के हैं वो घटक दल के लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और नीतीश बाबू और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में। बिहार में सबसे बड़ा अब एक ही सेक्टर बचा है और बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसमें रोजगार की संभावना है, और वो एग्रीकल्चर है, खेती। आज बिजली हर घर में पहुंच गई, रोशनी सबको मिल रही है। गांव में हर घर में बिजली होने से उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। केंद्र सरकार ने अलग ये बना के, ग्रिड बना करके और अलग फीडर बना करके किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की योजना बनाई है और उसमें काम हो रहा है। अगले वर्ष के मध्य तक ये काम पूरा हो जाएगा। कोरोना काल होने के कारण नहीं तो वो पहले ही पूरा हो गया रहता। तो किसान, हर खेत को पानी मिलेगा और उसके कारण हर खेत को पानी तो हर हाथ को काम मिलेगा। तो जो उत्पाद होंगे, कई प्रकार के उत्पाद होंगे। जब पानी मिलेगा तो तरह तरह की खेती करेंगे, मनी क्रॉप भी होगा जिससे धन कमाया जाएगा, ज़्यादा कम लागत होगी, अच्छा फायदा होगा, और वो उससे संबंधित उद्योग होंगे। तो उद्योगों का जाल बिछेगा और वो कृषि उत्पादन से उद्योगों के जाल बिछेंगे। जैसे शहद का है, जैसे मछली पालन है, जैसे जैविक खाद बनाने का है। मतलब आप 19 लाख नौकरी में उसकी भी बात कर रहे हैं? ये सारे किसान जी। तो इन जानवरों का भी जो काम है वो खेती में है, और उन जानवरों से जो उत्पाद है उससे संबंधित उद्योग खिलेंगे। तो कृषि का जो है क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला साबित होने जा रहा है। और भारत सरकार और बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार ने इसको बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत प्रोत्साहन उन्हें मिला है और इसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इसलिए उम्मीद है कि 19 लाख नहीं और भी ज़्यादा रोजगार बिहार में बहुत कम समय में 1 साल के अंदर मिलेगा। अच्छा, बात करें, अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आरा क्षेत्र की बात करेंगे। अभी आरा भ्रमण कर रहे हूँ, बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं आरा में। कैसे भरिएगा? जीतिएगा तो क्या उम्मीद करे जनता? मैं नहीं था, 5 वर्ष नहीं था। जो थे तो उस जमात से थे जिनका काम गड्ढा करना है। हम जब पहली बार आए थे तो उनके तमाम किए हुए गड्ढों को भरे थे। अब जो गड्ढे हैं उनको अगर हम आएंगे तो हम भरेंगे। हम जानते हैं कि जिन्हें गड्ढा करना काम है वो गड्ढा करते हैं, जिन्हें उन गड्ढों को भर करके जीवन को सहज बनाने का काम करना है वो यह काम करते हैं, और मुझे यह काम करना है। अब की बार तो उम्मीदवार भी चेंज हो गए, राजद ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया और महागठबंधन से इस बार माले के प्रत्याशी क्यामुद्दीन लड़ रहे हैं। राजद को पता था कि एक सवाल है कि जिस तरीके से हाकिम प्रसाद अलग हुए बीजेपी से, कितना असर छोड़ पाएंगे आरा पे? किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं किसी के साथ दल में नहीं, दल छोड़ के उसके साथ बाहर नहीं जाते। और यह तो अभी गिने कितने दिन से राष्ट्रीय जनता दल से ही आए थे भाजपा में।
इसलिए इनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रकार से घुल मिल भी नहीं पाए थे, और ये कुछ पाने के लिए आए थे। भाजपा में जो पाने के लिए नहीं आता वही कुछ पाता है, जो पाने के लिए आता है मुझे लगता है कि उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो ऐसा ही हुआ, ये पाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बैक सपोर्ट। अब ये कहने में उनको कौन रोक सकता है? कह सकते हैं कि हमारे साथ सारे मतदाता हैं, लेकिन यह तो 28 तारीख को, ये 10 तारीख को जो गिनती होगी 10 नवंबर को, उसमें पता चलेगा ना कि जनता किसके साथ है। वैश्य समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि वैश्य समाज भी हमारे साथ हैं और कई अन्य जाति के लोग भी हमारे साथ हैं। वैश्य समाज से तो प्रधानमंत्री आते हैं, वैश्य समाज से अमित शाह आते हैं, तो वैश्य समाज अब इनको देख रहा है क्या? वैश्य समाज अपने प्रधानमंत्री को देखेगा ना, कि वैश्य समाज अब हाकिम प्रसाद को देखेगा। आप लोग भी कहाँ कहाँ की बात उठा के लाते हैं। अभी देश में, बिहार में, बाकी जो कुछ भी हो रहा है, अब तो लोग हर कोई नरेंद्र मोदी को देख रहा है, नीतीश कुमार को देख रहा है। तो कहाँ हैं ये लोग? ये लोग अपनी कल्पित जो दुनिया है उसमें जी रहे हैं, कल्पना लोक में है। कल्पना लोक में जीने से कौन रोक सकता है? और रोकने की जरूरत भी नहीं है, 2-4 दिन जो जीना है जी लें। किसको टक्कर मानते हैं अपनी? कौन आपके विपक्ष में है जो जिससे आपकी सीधी लड़ाई है? देखिए, विपक्ष में तो हैं लोग, लेकिन मेरी सीधी लड़ाई किसी से, जो लड़ाई जो बोलते हैं वो किसी से नहीं है। क्योंकि चुनावी लड़ाई, क्योंकि जनता का व्यापक समर्थन हमें प्राप्त है। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सचमुच में जो दूसरे नंबर पर होगा वो कौन होगा। यदि होगा तो कितने फासले पर होगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी हम समझेंगे कि लड़ाई किससे है। अभी तो लग रहा है कि लड़ाई, जनता का अपार समर्थन जो मिल रहा है, व्यापक समर्थन जो मिल रहा है, लगता है लड़ाई किसी से नहीं है। आपने बात किया था कमिश्नरी बनाने का, और कई सारे एजेंडे हैं। क्या क्या एजेंडे हैं, थोड़े थोड़े बता दीजिए। अब हम आपको भी चाहेंगे कि आप रेस्ट करें, क्योंकि रात के 11 हो चुके हैं और दिन भर इन्होंने आज भ्रमण किया है क्षेत्र में, ये लोगों से मिले हैं, जनसंपर्क किया, क्योंकि चुनावी माहौल है, वोट मांगने जा रहे हैं और आपके घर भी आए होंगे जो भी आरावासी देख रहे हैं। तो वो करने के बाद आज 11 बजे रात को हम इनका इंटरव्यू चला रहे हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल होऊंगा आपका, और हमारी आशा भारत की टीम थैंकफुल होगी कि आप रात को 11 बजे दे रहे हैं इंटरव्यू। और ये स्थिति में बहुत सारे लोग कहते थे कि युवा को टिकट मिलना चाहिए, अभी भी आप में जोश जो है वो युवा से कम नहीं है। देखिए, मेरा जो एजेंडा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। पहला तो कि शाहबाद को कमिश्नरी बना करके और आरा का मुख्यालय बनाना। दूसरा, इस शहर को जाम से मुक्ति दिलाना। तीसरा, जल जमाव की जो भयंकर समस्या है उससे यहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाना। चौथा, ये जो बांध है आरा के उत्तरी हिस्से में धनुपरा से लेकर के और चंदवा, ये आरा बक्सर का जो 4 लेन है और पटना आरा का जो 4 लेन है, उसको दोनों को जोड़ने वाला जो बांध है, इसको मैंने पूर्व में ही पथ निर्माण विभाग में उसको करवा दिया था, सिंचाई विभाग से। तो उसको स्टेट हाईवे में परिवर्तित कराना और एक अच्छी सड़क स्टेट हाईवे बनवाना और दोनों को जोड़ देना। इसके कारण जाम की समस्या में कमी आएगी। शहरों के अंदर जितने मुख्य शहर हैं, शहर के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं, उन सड़कों का चौड़ीकरण हो, बीच में सड़क विभाजित हो, दोनों तरफ चलने के लिए अलग अलग, पैदल चलने वालों के लिए अलग अलग बने रास्ते बने, पतला, पैदल कोई सड़क पर नहीं चले, खाली सवारियां ही चलेंगी, और इस प्रकार से जाम से मुक्ति मिल सकती है। तो इन सारे उपायों को करने के बाद देखेंगे। हॉस्पिटल का भी बहुत खस्ता हाल है, राहत मिल पाई। हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल का बहुत खस्ता हालत है। कोरोना के समय में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग जो हैं, देखिए धीरे धीरे जिला के अस्पताल भी अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि बेटरमेंट की ओर, हाँ, 5 साल पहले, 8 साल पहले क्या हालत थी। अब फिर भी जिस तरीके से बढ़ाना चाहिए था स्वास्थ्य व्यवस्था, वो नहीं हो पा रही है अभी भी।
अभी भी देखिए, जो आधारभूत संरचना है, अब बहालियां नहीं हुई है अभी तक। अब उसके कुछ टेक्निकल कारण हैं, कुछ तो मामला माने सीरीज ऑफ केसेज हैं जो हाई कोर्ट के स्तर पर हैं और भी अदालतों में। इनके कारण बहालियां हो नहीं पा रही। बहालियां होंगी। अब 40% केवल लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट में 60% लोगों की कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, बाकी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब ये आधारभूत संरचना पुष्ट हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से जो स्वास्थ्य की जो दशा है, स्वास्थ्य ये अस्पतालों की जो दशा है वो सुधरेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल भी समृद्ध होंगे। आखिरी सवाल है, क्योंकि अब बहुत सारा ज़्यादा लेट हो गया। वीआईपी हम जीतन राम मांझी आए और लास्ट में वीआईपी के आ गए मुकेश साहनी जी, ये लोग आ गए। कितना फर्क पड़ा आपके एनडीए में? किस तरीके से देख, लास्ट मोमेंट पे आप लोगों ने वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी को बुलाया और उधर से नीतीश कुमार ने भी बुला दिया हमको। कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक दायरा बढ़े और समाज के सभी वर्गों के लोग एनडीए से जुड़े। हम सबका वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसे में हम समाज के सभी वर्गों के जो नेता हैं वो उनको हम जोड़ना चाहेंगे। तो आए तो उनका स्वागत हुआ और हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़ा। तो हम अपने उस दायरे को, उस सामाजिक दायरे के आकार को बढ़ाने का प्रयत्न हमने किया है। और दोनों अच्छे नेता हैं। अपने समाज से भी, वो जिस समाज से आते हैं उसमें भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। उपेंद्र कुशवाहा से आपने शुरुआत किया था। उपेंद्र कुशवाहा थर्ड फ्रंट की ओर चले गए, पप्पू यादव अलग राग अपना लिए। उपेंद्र कुशवाहा अब बता सकते हैं इसको कि क्यों आए, क्यों चले गए। उनका आना और जाना वो खुद नहीं जानते। तो आए थे, चले गए, फिर वहाँ से भी चले गए, फिर आए, फिर गए। अब आगे क्या करेंगे शायद वो नहीं जानते, लेकिन आगे आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। पप्पू यादव कोरोना काल में बांटा है उन्होंने। पप्पू यादव तो अनप्रेडिक्टेड आदमी है। वो कब क्या करेंगे, कब क्या बोलेंगे, वो खुद नहीं जानते। इसलिए पप्पू यादव पर बहुत हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। पप्पू यादव तो अपने बारे में भी नहीं जानते कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, यह भी उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए पप्पू यादव के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। रात हो चुके हैं, बाहर से आपको बुलाया भी जा रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुबह उठ के जाना भी होगा। ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से आपको चुनाव के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, ये अमरिंदर प्रताप सिंह जो कि पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार विधानसभा के, और साथ ही साथ इन्होंने 4 बार इन्होंने विधायकी भी यहाँ से की है, आरा से। और इस बार का जो टर्म था वो चेंज हो चुका था, और इस बार का जो टर्म चेंज हो चुका था तो उसके बाद राजद के कैंडिडेट आ चुके थे। तो राजद से अनवर आलम थे और उनको टिकट नहीं मिला। इस बार क्यामुद्दीन अंसारी को मिला है। दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा से इस बार फिर से वही पुराना चेहरा, यानी कि आरा के वही पुराने चेहरे से आप रूबरू होंगे भाजपा कैंडिडेट से, जो कि हैं अमरिंदर प्रताप सिंह। खास मुलाकात में कैसी लगी बात जरूर बताइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।